तो जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने शुरू करना है नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है बायो 11th का। यह जी फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज क्या होता है? फाइलेटिक लीनिएज जो है ये एक सीरीज ऑफ अनब्रोकन स्पीशीज है। क्या है जी? सीरीज ऑफ अनब्रोकन स्पीशीज। वो क्या है कि जी एक सीरीज चल रही है कि एक स्पीशी है, फर्ज करो हाँ जी। तो ये क्या है कि एक सीरीज है। सीरीज क्या है कि जी अपने पेरेंट से लेके जो अब तक एक स्पीशीज है वो एक कंप्लीट रैकेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइलेटिक लीनिएज। क्या है जी? अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स। कहाँ तक जी? एंसेस्टर से डिसेंडेंट तक जो अनब्रोकन स्पीशीज की सीरीज है उसको हम बोलते हैं, ये क्या है जी? फाइलेटिक लीनिएज। इसमें जो है साइंटिस्ट कहते हैं और बायोलॉजिस्ट के तकरीबन 5 से 30 मिलियन स्पीशीज जो हैं इस अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन अब तक जो नॉन स्पीशीज हैं वो कितनी है? 2.5 मिलियन। कितनी है जी? 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख जो हैं अभी तक यहाँ पर पूरे अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। उसमें सबसे पहले जो और सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीशीज नॉन है वो है जी इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो है इनमें सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं कौन सी? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट 53.1% पाए जाते हैं। ये आपने MCQs भी साथ साथ याद करते आने। ठीक हो गया जी। इंसेक्ट्स कितने हैं जी? 53.1%। जो नॉन स्पीशीज है उनमें से कितने हैं? 53.1%। उसमें वेस्कुलर प्लांट्स कितने हैं? 17.6%। एनिमल अदर देन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स भी तो एनिमल्स हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के अलावा जो एनिमल्स हैं वो कितने पाए जाते हैं? 19.9%। और फंजाई, एल्जा, प्रोटोजोआ वो कितने? 9.4%। ये सारे आपने अच्छी तरीके से रट्टे लगाने हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आ गए फैक्ट एंड फिगर। फाइलेटिक लीनिएज क्या होता है जी? फाइलेटिक लीनिएज होता है कि क्या है जी? सीरीज ऑफ अनब्रोकन स्पीशीज। अनब्रोकन स्पीशीज का क्या मतलब? सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये समझाता जाऊं कि आपको पता है कि जी आपका परदादा कौन था, परदादे के नीचे दादा कौन था, दादे के नीचे फिर आपका वालिद कौन है, फिर आप कौन है, फिर आपके बच्चे कौन है। आप इस पूरी एक सीरीज को जानते हैं जिसमें कहीं पे ब्रेक नहीं है, ब्रोकन नहीं है, उसको हम बोलते हैं फाइलेटिक लीनिएज। ये जो बायोलॉजिस्ट है पूरा एक रिकॉर्ड रखते हैं स्पीशीज़ का, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीशीज़ को कि ये किस स्पीशीज से रिलेटेड है, आगे इसके क्या इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर या क्रॉप्स के ऊपर आ सकता है। इसको जी बोलते हैं हम फाइलेटिक लीनिएज। आगे बढ़ते हैं जी। आगे है हमारा बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड यूज़ क्यों होता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, लाइक मलेरिया आ गया है, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं जी? ऑब्जर्व करते हैं। कोई हमें बंदा भी इवन मिलने आता है तो हम उसको भी देखते हैं कि ये क्या है। उसको किस चीज़ से देखते हैं? अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, या कोई और चीज़ है उसको हम अपनी स्किन के ज़रिए जो टच होता है या ज़बान के ज़रिए टेस्ट होता है, जितनी भी हमारी 5 सेंसेस हैं उसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। 5 सेंसेस कौन कौन से? विजन है, हेयरिंग है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, ठीक है। और उसके बाद छठी हिस भी है, उसके ज़रिए भी हमें काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन मिलती है। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव और दूसरी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या कि खासियतें क्या हैं उसकी, लेकिन बायोलॉजिस्ट जो है ज़्यादा डिपेंडेंट किस चीज़ के ऊपर है? मोस्टली वो डिपेंडेंट है जी क्वांटिटेटिव के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है जी? क्वांटिटेटिव के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। आगे आ जाता है जी हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है?
इस ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन होती है। क्या होती है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस। क्या होता है जी? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, टेंटेटिव होती है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में हम जो बायोलॉजिस्ट हैं वो दो तरह की रीजनिंग यूज करते हैं, एक को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग और एक को कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अब आ जाए जी डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? डिडक्टिव रीजनिंग होती है इफ एंड देन से शुरू होती है। अगर हम या देन तब अगर हम सोचते हैं कि जी जो स्पैरो है, जो चिड़िया है, चिड़िया के ऊपर पर्स होते हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी हम कह सकते हैं जी ईगल के ऊपर भी पर होंगे, ठीक है। अब बाकी कौवा है उसके ऊपर भी पर होंगे, चील के ऊपर भी पर होंगे, तो इस तरह बहुत सारे बर्ड्स के ऊपर पर होंगे। ये जनरल बात है, ठीक है, कि इफ़ स्पैरो को कहते हैं कि जी एक बर्ड जो है एक जनरल टर्म के तौर पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि विंग्स जो हैं वो जनरल हैं, और उसके ऊपर हम जा रहे हैं एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर कि अगर जी विंग्स चिड़िया के हैं तो बाकी जो चीज़ें हैं उनके भी विंग्स होंगे, कौवे के हैं, इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं जनरल टू स्पेसिफिक चले जाते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं वो करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, वो स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। क्या जाते हैं जी? स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल क्या कि अगर हम कहते हैं कि जी बर्ड्स, जब हमारे जहन में बर्ड्स का नाम आता है तो हम कहते हैं हाँ जी उसके पर होंगे, ठीक है जी, वो उड़ता होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक टू जनरल। ये जो हमारा हाइपोथेसिस बनेगा वो किस चीज़ पे बनेगा? इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे, ना कि जनरल टू स्पेसिफिक। जा सकते हैं, हाइपोथेसिस बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है जी थ्योरी। अच्छा, हाइपोथेसिस के अंदर इसमें बहुत सारी टेस्टिंग भी होती है। हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। जब हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, या तो इसको रिजेक्ट किया जाता है या इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इस रिजेक्शन और एक्सेप्शन की बुनियाद पर इस रिजेक्शन और एक्सेप्शन की बुनियाद के ऊपर हाइपोथेसिस आगे रन करता है। जब हाइपोथेसिस आगे रन करता है तो उसके अंदर डाटा कलेक्शन होती है। डाटा कलेक्शन के बाद हम उसको टेबुलेशन करते हैं डाटे की, फिर स्टैटिस्टिकल मेजर्स अप्लाई करते हैं। स्टैटिस्टिकल मेजर अप्लाई करने के बाद हम उसमें से रिजल्ट ड्रा करते हैं। क्या करते हैं जी? रिजल्ट ड्रा करते हैं। और जब रिजल्ट ड्रा हो जाते हैं हमारे किसी भी चीज़ के बारे में, तब हमारी बनती है थ्योरी। क्या बनती है जी? थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्ट बाय द रिजल्ट्स, ठीक है। क्या होते हैं जी? सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्ट बाय द सेम रिजल्ट, कि एक ही हाइपोथेसिस को दो या दो से ज्यादा बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसको दोबारा टेस्ट किया, तो हमारे पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी बन गई थ्योरी। और अगर एक ही थ्योरी को बहुत सारे साइंसदान रिजेक्ट ना कर सकें तो वो हमारा बन जाता है साइंटिफिक लॉ। क्या बन जाता है जी? हमारा साइंटिफिक लॉ। कौन कौन सी चीजें हैं जी? पहली है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कौन से ऊपर चीज के ऊपर डिपेंड करती है? ऑब्जर्वेशन हमारी जो सेंसेस हैं, कितनी है? वो 5 सेंसेस हैं। उसमें ज्यादातर बायोलॉजिस्ट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है, सॉरी, इसमें ऑब्जर्वेशन में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है, ठीक है। आगे हाइपोथेसिस आ जाता है। हाइपोथेसिस दो तरह का होता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। ये दोनों एमसीक्यूज आपने याद करने हैं जी। ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, ये स्पेसिफिक टू जनरल जाता है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं थ्योरी। एक ही हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूजे को, जो हम मफरूजा बनाते हैं। अगर एक ही हाइपोथेसिस सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्ट बाय द सेम रिजल्ट्स, अगर एक तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो हमारी थ्योरी बन जाती है। और अगर थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट बार बार उसको टेस्ट करते हैं और एक सेम किस्म का रिजल्ट आ जाता है तो एक लॉ बन जाता है। जिस तरह मेंडल्स लॉ है, ठीक है, इसी तरह वो लॉ बन जाता है और वो रिजेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया। ये हमारा तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।